Good morning to all. Our today's class is on analysis of variance. In short, we can call it as ANOVA also. Now let's see why one should use ANOVA and what is the concept behind ANOVA. So analysis of variance compares two or more population. जब हम टी टेस्ट के बारे में बात कर रहे थे तब मैंने ये बात आप लोगों से कही थी कि टी टेस्ट खास करके तब इस्तेमाल की जाती है जब हमारे पास दो मीन्स होंगे या टू मीन्स होंगे। दो से ज्यादा मीन्स जब भी हमारे पास आते हैं तब भी हम टी टेस्ट लगा सकते हैं, लेकिन अब काफी बार टी टेस्ट हमें लगाना पड़ेगा। टी टेस्ट के बजाय एनोवा क्यों यूज करना है आपको अगले स्लाइड में पता चल जाएगा। So first of all, analysis of variance compares two or more population. दो या दो से ज्यादा पॉपुलेशन का मीन हमारे पास होगा तो उसके लिए हम एनालिसिस ऑफ वेरिएंस या एनोवा यूज कर सकते हैं। दो के लिए तो हम टी भी यूज कर सकते हैं। Specifically, we are interested in determining whether the differences exist between the population means or not. हम जब इस बात में इंटरेस्टेड होते हैं कि जो मीन्स हमारे पास है डिफरेंट पॉपुलेशन से प्राप्त किए हुए डिफरेंट मीन्स जो हमारे पास है उनमें डिफरेंस है या नहीं, उनके दरमियान डिफरेंस है या नहीं, ये जानने के लिए हम एनोवा का इस्तेमाल करते हैं। द प्रोसीजर वर्क्स बाय एनालाइजिंग द सैंपल वेरिएंस। इसके प्रक्रिया में अंत में हम लोग वेरिएंस को कैलकुलेट करते हैं और उसके आधार पर ही सारी प्रक्रिया होती है। This method is invented by R.A. Fisher in 1940. Hence, it is also called as F-test. R.A. Fisher, रैंडी फिशर ने 1940 में इसका आविष्कार किया है, इसीलिए इसको F-test भी बोला जाता है। The formula for number of differences is n into n minus 1 divided by 2. मतलब एक उदाहरण नीचे दिया हुआ है। समझो हमारे पास 5 मीन्स है। इफ नंबर ऑफ मीन्स इज इक्वल टू 5 देन नंबर ऑफ डिफरेंसेस विल बी 10। कैसे? 5 इंटू 5 माइनस 1 मतलब 5 इंटू 4। सो 5 दूनी 10, 5 त्रिक 15, 5 चौक 20, 20 हो जाएगा। n इंटू n माइनस 1 जो है वो 20 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2। इसका जवाब आता है 10। मतलब हमें 10 टाइम्स टी टेस्ट को कैलकुलेट करना होगा। इसके अगले स्लाइड में वो एक एग्जांपल के तौर पे मैंने आपको बताया है। इसका जो फॉर्मूला है एनोवा का वो होता है F इज इक्वल टू VB अपॉन VW। दैट मीन्स वेरिएंस बिटवीन एंड वेरिएंस विद इन। आगे जब जाएंगे और क्लैरिटी आते जाएगी। अब ये स्लाइड आप देखिए। इस स्लाइड में ये बताने की कोशिश की गई है कि हमें एनोवा का इस्तेमाल क्यों करना चाहिए जब हमारे पास टी टेस्ट पहले से उपलब्ध है। तो आप देखेंगे ये M1, M2, M3, M4 और इधर भी M1, M2, M3, M4 ऐसे 4 मीन को हमने हमारे स्टडी से प्राप्त किया है। और अगर हमें टी टेस्ट निकालनी होती तो कितने बार निकालनी होती? जो फॉर्मूला अभी आपको दिया था n इंटू एन माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, उसकी मदद से अगर हमें टी टेस्ट निकालनी होती तो हमें कितने बार निकालनी होती? तो जाहिर सी बात है कि M1 और M1 तो एक ही है, तो इनके बीच में टी टेस्ट नहीं निकलेगी, इनका डिफरेंस हम नहीं निकालेंगे, इसलिए यहाँ पर क्रॉस कर दिया है। आप देख रहे हैं यहाँ पर क्रॉस कर दिया है। M1 और M2 के बीच में एक बार, M1 और M3 के बीच में दूसरी बार, M1 और M3 के बीच में तीसरी बार। अब हम M2 पे आते हैं। तो M2 और M1 ऑलरेडी M1 और M2 यहाँ हो चुका है, यहाँ M1 और M2 हो चुका है, इसलिए M2 M1 का भी हम दोबारा नहीं निकालेंगे। M2 M2 तो निकलेगा नहीं, फिर बचेगा M2 माइनस M3 और M2 माइनस M4। ठीक, टोटल 5 हमारे पास हो गए। अब हम तीसरे रो में आते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि M1 M3 ऑलरेडी यहाँ पर निकल चुका है। M3 M1 पहले बार हम निकाल चुके हैं M1 M3 के रूप में, तो हम दोबारा नहीं निकालेंगे। M3 M2 भी ऑलरेडी कवर हो गया, M3 M3 निकलेगा नहीं, तो केवल बचता है M3 और M4। दैट मीन्स M3 माइनस M4। तो हम लोग इस पर्टिकुलर स्लाइड पे थे जहां ये बताने की कोशिश की जा रही थी कि हमारे पास
कितने मीन होंगे तो कितने बार हमें टी टेस्ट निकालना पड़ेगा, जिसके लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं n × n - 1/2। तो इस एग्जांपल में 4 मीन लेके ये बताने की कोशिश की गई है कि हमें कितने बार टी टेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो मैं ऑलरेडी ये सब कुछ एक्सप्लेन कर चुका था। यहाँ पर 3 है, यहाँ 2 है और यहाँ 1 है, तो टोटल हमें 6 बार टी टेस्ट को कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब हम कर भी सकते हैं, लेकिन बाद में अंत में हमारा इंटरेस्ट क्या होता है, हमारा इंटरेस्ट होता है कि वहाँ सिग्निफिकेंट डिफरेंस है या नहीं। तो डिफरेंस तो कुछ ना कुछ तो वैसे ही दिख जाएगा हमको, बट सिग्निफिकेंट है या नहीं ये देखना हमारा उद्देश्य होता है। तो ऐसे में हम इतने बार टी टेस्ट को कैलकुलेट करेंगे और अंत में हमें पता चलेगा कि यहाँ डिफरेंस नहीं है, तो हमारा हमारा जो प्रयास है कहीं पर वो व्यर्थ हो जाएगा। एक एग्जाम्पल लेते हैं और एग्जाम्पल की मदद से इस एनोवा को समझने की कोशिश करते हैं। 5 students selected randomly from 4 different schools and reading test was given to them. The marks obtained by them are as follows. एक कोई स्टडी थी जिसमें 4 डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स अपनाए गए, और सैंपल जो लिया गया वो 4 डिफरेंट स्कूल से लिया गया और हर स्कूल से 5 5 विद्यार्थी लिए गए। 5 students selected randomly from 4 different schools and reading test was given to them. एक्चुअली एक ही टेस्ट चारों स्कूल के 5 5 बच्चों को दी गई, और जो मार्क्स मिले हैं वो इस तरीके से है। ये 5 स्टूडेंट हो गए। ये पहले स्कूल के विद्यार्थियों का स्कोर 9, 4, 6, 5, 6, इसकी टोटल कर दी है, इसको हम T1 कहेंगे। दिस इज 30। ओके। फिर हम दूसरे स्कूल पर आते हैं। दूसरे स्कूल का भी ये स्कोर दिया है 5 बच्चों का, 6, 7, 9, 8, 5, जिसका टोटल हम करेंगे जिसे हम T2 कह रहे हैं, और फाइनली T2 जो है 35 आएगा। इसी तरीके से तीसरे स्कूल के विद्यार्थियों का स्कोर है और उनका T3, चौथे स्कूल के विद्यार्थियों का स्कोर है और उनका टोटल कर दिया जिसको हम T4 कह रहे हैं। सो हमारे पास T1 30 है, देन T2 35 है, T3 15 है और T4 20 है। सिमिलरली आगे हमें प्रक्रिया में जो स्कोर्स मिले हैं हर विद्यार्थी को, उसके स्क्वायर की जरूरत है, और उसका स्क्वायर करने के बाद उसके फाइनल सम की जरूरत है। तो हम एक पहले स्कूल के आगे ही एक स्क्वायर लिख रहे हैं, मतलब ये जो स्कोर है इसका हम यहाँ पे स्क्वायर करेंगे। सो ऑब्वियस है 9 का स्क्वायर 81 होता है और 4 का 16 है। इसी तरीके से सारे स्क्वायर हम कर लेंगे एंड फाइनली उसका सम यहाँ पर नीचे लिख देंगे। तो पहले स्कूल के विद्यार्थियों के स्कोर का स्क्वायर करके सम करने के बाद जो आया है वो है 194। सिमिलरली ये सेकंड स्कूल का, थर्ड स्कूल का और फोर्थ स्कूल का। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम निकालेंगे ग्रैंड टोटल। तो पहले टेबल में, इसके पहले की स्लाइड पे जो टेबल दिया हुआ है उसमें हमारे पास T1, T2, T3 और T4 चारों हमने कैलकुलेट करके रखे हैं। हमने वहां से लिए 30, 35, 15, 20, ये वहां से हमने लिए, इनका सम किया जो कि 100 आता है। एक बार चाहे तो आप फिर से देख सकते हैं। ये T1 है, ये T2 है, ये T3 और ये T4 है। इनका जब हम सम करेंगे तो वो ग्रैंड टोटल कहलाएगा। सो ग्रैंड टोटल यहाँ पर 100 आ रहा है। फिर हमें टोटल एन निकालना है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो हमारे सैंपल में हमने लिए थे। तो जाहिर सी बात है, हर स्कूल से हमने 5 5 ही विद्यार्थी लिए हैं। तो N1 5 होगा, N2 भी 5, N3 भी 5 और N4 भी 5। इनका सम करेंगे तो ये टोटल आएगा इसका 20। सो टोटल एन इज इक्वल टू 20। नाउ वी नीड टू फाइंड आउट ग्रैंड मीन। So the formula for grand mean is GT, that is grand total, divided by N, total N. Okay, so we have GT 100 with us and the total N is 20. After calculation, grand mean will be 5. Right? Now we need to calculate means of every group. So for M1, हमें जब पहला मीन निकालना है तो जाहिर सी बात है ये सारे की टोटल और डिवाइडेड बाय पहले ग्रुप में विद्यार्थी है 5, 1 2 3 4 5। ठीक। तो M1 इज इक्वल टू 30/5, इट विल बी 6। सिमिलरली M2 7, M3 3 एंड M4 4। ओके। तो हमने अब तक ग्रैंड टोटल निकाल ली, टोटल एन हमें पता है, ग्रैंड मीन हमने कैलकुलेट किया और सारे मीन्स भी हमने कैलकुलेट किए हैं। ठीक। अब पहले स्टेप पे आते हैं। इन फर्स्ट स्टेप वी नीड टू कैलकुलेट करेक्शन टर्म। हमें करेक्शन टर्म को फाइंड आउट करना है, उसको कैलकुलेट करके रखना है। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल C। द फॉर्मूला इज GT square अपॉन N।
So what is GT here? GT is 100 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n, टोटल n is 20, तो जो आफ्टर कैलकुलेशन द आंसर विल बी 500। स्टेप टू पे जाते हैं। स्टेप टू में टोटल सम ऑफ स्क्वायर हमको कैलकुलेट करना है, जिसको डिनोट किया जाता है SST से, टोटल सम ऑफ स्क्वायर्स। तो समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, आपको याद होगा कि पहले स्लाइड में ही, ये टेबल वाले स्लाइड में हमने सबके सारे स्कोर को स्क्वायर किया था, एंड स्क्वायर करने के बाद उनको ऐड किया था, और ऐड करने के बाद ये हमारे पास आया था। तो ये होगा समेशन x1 स्क्वायर, समेशन x2 स्क्वायर, समेशन x3 स्क्वायर एंड समेशन x4 स्क्वायर। तो इन्हीं को हमने यहाँ पर लिया है। सबका टोटल करने के बाद समेशन एक्स स्क्वायर हमारे पास आएगा। तो पहले केस में ये 194 है, दूसरे में 255, 55, 82। ऑल टुगेदर द सम ऑफ दिस एक्स विल बी एक्स स्क्वायर विल बी 586। Now, what is the formula for SST? The formula for SST is summation x square minus correction term. So we have summation x square is 586 minus 500. We have already calculated the correction term, and the answer of correction term is 500. So it is equal to 86. Now step 3. I suppose this is also clear. Now step 3. Sum of squares between sets. It is denoted by SSB. The formula for this is T1 square upon N1 plus T2 square upon N2 plus T3 square upon N3 plus T4 square upon N4. So T1, T2, T3, T4 ये सब कुछ हमारे पास पहले से है। जहां तक मुझे याद आ रहा है, T1 जो था वो 30 था, या 30 था। ओके, तो एक को ही आप कंसिडर करिए, यहां पर है T1 30 है। तो हमने क्या किया, इस 30 का स्क्वायर किया, और N1 हमारे पास था 5। स्क्वायर करने के बाद जो कुछ आएगा उसको 5 से डिवाइड करेंगे, तो वो होगा 180। सिमिलरली इन सबके कैलकुलेशंस हम करेंगे, तो हमारे पास आएगा 180 प्लस 244 प्लस 45 प्लस 80 माइनस 500। 500 क्या है, करेक्शन टर्म है। सो 550, 550 द सम ऑफ ऑल दिस फोर, 550 minus 500 is equal to 50. So now we have three things with us. One is correction term, that is 500. Second one is SST, that is total sum of squares 86. Sum of squares between sets, that is SSB, it is 50. Now come to fourth step. Now what we have to find out in fourth step, we need to find out sum of squares within condition. It is denoted by SSW. आप लोगों को बिटवीन और विद इन का अर्थ आई सपोज पता होगा। लास्ट टाइम जब हमने वेरिएशन के बारे में बात की थी, तब इसके ऊपर चर्चा हमने की थी। अब बिटवीन का मतलब ये होता है दो समूहों के बीच में, दो या दो से ज्यादा समूहों के बीच में जो अंतर आता है उसको हम बिटवीन कहते हैं। विद इन, उसी उसी सीरीज में, एक ही समूहों में, जैसे कि स्कोर की बात अगर हम लेते हैं, तो एक सीरीज में जो है क्या कहेंगे, 15 15 15 दिया है। सो उसको फाइनली हम मीन निकाल लेते हैं इनका। उसी सीरीज में 0 0 0 और 15 दिया है। तो एक ही ग्रुप का अगर होगा तो उसे हम विद इन कहते हैं, और दो या दो से ज्यादा ग्रुप के बीच में जब हम वेरिएशन देखते हैं, अंतर देखते हैं, तब हम उसे बिटवीन कहते हैं या अमॉन्ग भी कहते हैं। So finally, step 4, sum of square within condition, it is denoted by SSW. The formula is SST minus SSB. So we have SST 86 with us, SSB 50. So 86 minus 50 is equal to 36. अभी तक जितने कैलकुलेशन हमें चाहिए थे, ये सारे कैलकुलेशन हमने कर लिए हैं। अब इन संख्याओं को हमें, यहाँ से जो फाइंडिंग हमें प्राप्त हुई है, इनको हमें अभी रखना है टेबल में। So this table is called as ANOVA table, where K stands for number of groups. K stands for number of groups या groups, ठीक है। तो source of variation, degree of freedom, sum of squares, mean sum of square, and finally standard deviation. पहली कंडीशन है हमारे पास अमॉन्ग द मीन कंडीशन, अमॉन्ग द मीन कंडीशन। तो उसके लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम फाइंड आउट करना है, तो k-1। सो के मीन्स नंबर ऑफ ग्रुप्स। तो हमारे पास 4 शालाओं से हमने विद्यार्थी लिए, मतलब 4 ग्रुप हमारे पास है। दैट्स वाई अमॉन्ग द मीन कंडीशन में डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा 4-1।
दैट इज 3। ओके, सम ऑफ स्क्वायर हमने लास्ट स्टेज में निकाल के रखा है, लास्ट स्टेज में सम ऑफ टोटल नंबर हमारे पास 20 है, चार समूह हमारे पास है, मतलब के 4 है, तो 20 माइनस 4 इज इक्वल टू 16। अब विद इन कंडीशन में सम ऑफ स्क्वायर क्या था, विद इन कंडीशन में स्टेप नंबर 4 जो सम ऑफ स्क्वायर था विद इन कंडीशन में वो था 36, वो हमने यहाँ पर 36 रख दिया एंड फाइनली ये टोटल है। ठीक, अब मीन सम ऑफ स्क्वायर हमें निकालना है, तो ये वैल्यू, दिस वैल्यू डिवाइडेड बाय दिस वैल्यू। Okay, so 50 divided by 3 is equal to 16.67. Similarly, 36 divided by 16 is equal to 2.25. यहाँ पर हमने SD निकाल के रख दिया है, SD है 1.15। SD और वेरिएशन में, वेरिएंस में एक रिलेशन होता है, SD इज नथिंग बट SD इज इक्वल टू, या फिर वेरिएशन इज इक्वल टू अंडर रूट SD, या SD इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ वेरिएशन, सॉरी वेरिएंस, ठीक है। एस डी इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ वेरिएंस, या फिर वेरिएंस इज इक्वल टू अंडर रूट एस डी। तो ये जो हमारे पास 2.25 आया था, ये था हमारे पास वेरिएंस। सो इसका अंडर रूट जब हम निकालेंगे तो हमको एस डी मिलेगा, और एस डी है 1.15। ओके, सबसे पहले स्लाइड में हमको फॉर्मूला दिया था एफ निकालने के लिए, वो था वी बी अपॉन वी डब्ल्यू। ओके, बिटवीन वेरिएंस एंड विद इन वेरिएंस। सो हमने बिटवीन वेरिएंस यहाँ पर कैलकुलेट किया है और विद इन यहाँ पर कैलकुलेट किया है। तो 16.67 डिवाइडेड बाय 2.25 इज इक्वल टू 7.41। सो हमारे पास एफ वैल्यू जो आई है वो आई है 7.41। ओके, 7.41। अब हम टेबल पे भी जाएंगे, टेबल भी मैंने यहाँ पर लिया है। फ्रॉम द टेबल एफ फॉर डिग्री ऑफ फ्रीडम 3, डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 जो है वो 3 है, और डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 जो है वो 16 है। सो 3 और 16 इसके कॉम्बिनेशन के लिए 0.05 लेवल पर वैल्यू 3.24 है, ऐसा यहाँ पर लिखा गया है। तो हम सबसे पहले 0.05 वाले टेबल पे जाते हैं, और पहली डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारे पास 3 है, दूसरी डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारे पास 16 है। सो 3 और 16 या 3 एंड 16 के लिए 0.05 लेवल पर एफ वैल्यू क्या है ये हम देखते हैं। 3 और 16 को हमें अभी याद रखना है। ये काफी छोटा आपको दिख रहा होगा, फिर भी आप आपकी स्क्रीन को जूम करेंगे तो आपके ध्यान में आ जाएगा। सो डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 ये है, और डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 ये है, थोड़ा सा कट गया है। ये जो पूरा है ये डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 है, और ये डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 है। सो हमारे पास पहला है 3, हमें पॉइंट 0.05 के लिए देखना है। चलो मैं अगले अगले टेबल पे जाता हूँ। डिग्री ऑफ फ्रीडम 1, डिग्री ऑफ फ्रीडम 2, पहला है हमारे पास 3 और दूसरा है 16। ओके, आप यहाँ पर पढ़ने की कोशिश करिए। क्या कोई पढ़ पा रहा है, इसको पढ़ पा रहा है तो पढ़ के बताइए मुझे, यहाँ पर 3 और 16। 3.2389। राइट, वेरी गुड, मतलब आप लोगों को दिख रहा है। इसको हम राउंड फिगर में करेंगे तो ये 3.24 हो जाएगा। चलो बैक जाके देखते हैं हमारे इसमें क्या लिखा है। हमारे इसमें 0.05 लेवल के लिए 3.24 ही लिखा हुआ है। ठीक है, अब 0.01 लेवल पे फिर से डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 एंड 16 के कॉम्बिनेशन के लिए 0.01 लेवल पर हमें वैल्यू देखनी होगी। सो ये है 0.01 लेवल का टेबल। शायद गलती से 0.10 का डाउनलोड कर लिया मैंने, देख लेते हैं। कोई अंतर नहीं मतलब अंतर होगा भी तो हम अगले बार करेक्ट कर सकते हैं। फिर भी यहाँ देखते हैं 3 और 16 के लिए 2.46, इसका मतलब ये गलत है, ये गलत है, क्योंकि हमने जो कैलकुलेट किया है हमारे पास जो लिखा हुआ है वो 5.29 है। एनीवेज, वो एक्चुअली वन टेल का वहां पर डाउनलोड करके रखा गया है। हम बाद में 0.01 के लिए देखना है, लेकिन 0.01 पे जब देखेंगे तो टेबल वैल्यू हमें 5.29 मिलेगी। ओके, अब पिछले क्लास में जो टी के लिए जो कुछ हमने इम्प्लीमेंट किया था वही सब कुछ हमें इम्प्लीमेंट करना है इस केस में भी। जैसे टी सार्थक तब होता था जब हमारा कैलकुलेटेड वैल्यू टेबल वैल्यू के बराबर या उससे ज्यादा होता था। राइट, हमारा कैलकुलेटेड वैल्यू टेबल वैल्यू के बराबर या उससे ज्यादा होता था तो सार्थक होता था। अब हमारा यहाँ कैलकुलेटेड वैल्यू जो है वो है 7.41।
जब हम 0.01 पे जाके देख रहे टेबल वैल्यू तो वो है 5.29। इसका मतलब हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू, अवर कैलकुलेटेड वैल्यू इज 7.41, विच इज मोर देन टेबल वैल्यू एट 0.01 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। और 0.01 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पर टेबल वैल्यू 5.29 है। इसका मतलब सिग्निफिकेंस तो है। ठीक है, अगले स्लाइड पे चलते हैं। यहाँ थोड़ा एक्सप्लेनेशन या इंटरप्रिटेशन इसका दिया हुआ है। Obtain f, that is 7.41, is greater than table value of f even at 0.01 level. 0.01 लेवल से भी वो बड़ी है। So it is significant at 0.01 level. As the obtained value is significant, so we have to reject the null hypothesis. यही चीज हमने वहां पर भी की थी टी में। टी के केस में भी हमने यही किया था। As the obtained value is significant, so we have to reject the null hypothesis and we have to accept that there is a difference between the means of reading test of 4 schools. हमें ये एग्री करना होगा कि जो 4 स्कूल्स के हमने स्कोर्स लिए थे और उनके जो मीन हमने प्राप्त किए थे उनमें डिफरेंस है। ठीक, अब एक मुद्दा है, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, आप अनम्यूट करके बोल सकते हैं कि क्या हमारा एफ टेस्ट कैलकुलेशन यहाँ पर खत्म हो गया है या कुछ बच गया है। देखिए, इसने हमें क्या बताया है अभी कि 4 मीन थे हमारे पास, मतलब 6 बार हमें टी टेस्ट निकालना पड़ता, 6 बार हमें डिफरेंस ढूंढना पड़ता। तो ये जो 6 डिफरेंसेस है, इन 6 डिफरेंस में कहीं ना कहीं सिग्निफिकेंट डिफरेंस है। इसका मतलब ये निकल रहा है, इसका मतलब ये निकल रहा है कि इन 6 में पहले जोड़ी में या दूसरे जोड़ी में, जैसे कि ये हमारी यहाँ पर ये पहली जोड़ी है, ये दूसरी जोड़ी है, ये तीसरी जोड़ी है, चौथी और पांचवी, तीसरी, चौथी, पांचवी और छठी, टोटल 6 पेयर्स वी हैव। हाँ, तो वी हैव 6 पेयर विथ अस, राइट। तो किसी में तो डिफरेंस है। ये हमारा जब एनोवा का कैलकुलेटेड वैल्यू सिग्निफिकेंट आता है तब हमें वो ये बताता है कि डिफरेंस इज देयर। हो सकता है ये क्या है, M1 M2 में डिफरेंस होगा, M1 M3 में हो सकता है, M1 M4 में हो सकता है, M2 M3 में हो सकता है, M2 M4 में हो सकता है, M3 M4 में हो सकता है। इन 6 में से कहीं ना कहीं डिफरेंस हो सकता है या 6 में भी हो सकता है। एटलीस्ट एक या दो में तो डिफरेंस है। ये इस पर्टिकुलर आंसर का मतलब यहाँ पर निकल कर आता है। लेकिन एग्जैक्टली कौन से जोड़ी में डिफरेंस है ये हमें एनोवा नहीं बताता है। सो इसके लिए वी हैव टू गो फॉर टी टेस्ट। सो टी टेस्ट के लिए जब हम जाएंगे तो हम ट्रेडिशनल टी टेस्ट यहाँ नहीं करेंगे। जिस तरीके से हमने पहले बार कैलकुलेट किया था, हमें इतना लेबोरियस वर्क करने की जरूरत नहीं है। हमारे पास कुछ शॉर्टकट है जिसके मदद से हमारे पास कुछ वैल्यू आती है और उस आधार पर, उस वैल्यू के आधार पर हम कह सकते हैं कि पहले जोड़ी में डिफरेंस है या दूसरे में है या तीसरे में या चौथे में या पांचवे में या छठे में, या कहाँ डिफरेंस है हम इन्फर कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना है, फॉर 16 डिग्री ऑफ फ्रीडम अब हम टी टेबल पर जाएंगे और टी टेबल में 0.05 लेवल के लिए 16 डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए वैल्यू हम देखेंगे, वो होती है 2.12। हमने लास्ट क्लास में इसका टेबल आपको दिखाया था। एंड एट 0.01 लेवल ये होता है 2.92। किसके लिए, 16 डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए। हमारे स्टडी में एक 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम है और एक 16 डिग्री ऑफ फ्रीडम है। उसमें से हमने जो विदिन विदिन वाला हमने लिया है। सो फॉर 16 डिग्री ऑफ फ्रीडम टी वैल्यू एट 0.05 लेवल इज 2.12 एंड एट 0.01 लेवल इट इज 2.92। ठीक, आगे क्या करना है, आगे हमें स्टैंडर्ड एरर ऑफ डिफरेंस कैलकुलेट करना है जिसको हम एससीडी से कैलकुलेट करते हैं। यही चीज हमने टी में भी की थी। टी में क्या हुआ था, सिंपली ये जो स्टैंडर्ड डिविएशन वाला है ये बाहर निकाला है अंडर रूट के, उसमें आप फार्मूला में जाके देखोगे तो वो यहाँ पर मिलेगा आपको, σ1/n1 प्लस σ2/n2। तो ये कॉमन होने के कारण इसको बाहर निकाल दिया, बाकी फार्मूला में कोई अंतर आपको नजर नहीं आएगा। ठीक, नाउ स्टैंडर्ड डिविएशन विद इन, है ना, विद इन द ग्रुप, वो क्या है, तो हम वापस जाके देखते हैं। ये जो था हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन था, यहाँ पर हमने फाइनली इसको कैलकुलेट करके 1.5 लिखा है ना, 1.15 लिखा है। ठीक, तो उससे हमें चाहिए, तो वो MSW कहलाएगा,
सॉरी एमएसडब्ल्यू वाला हम लेंगे, दैट इज 2.25, और इसका जब हम स्क्वायर रूट करेंगे तो स्टैंडर्ड डिविएशन निकलेगा, जो हमको इस फॉर्मूला में यहाँ पर रखना है। ठीक, फिर फॉर्मूला हमारे पास है एसीडी इज इक्वल टू अंडर रूट, अभी हमने यहाँ पर क्या लिया है, हमको स्टैंडर्ड डिविएशन चाहिए था तो, लेकिन हमारे पास वेरिएशन है, सॉरी वेरिएंस है हमारे पास, तो वेरिएंस को हमने अंडर रूट में लिखा। एंड फाइनली बाकी N1 5 था, N2 5 था, इनका कैलकुलेशन करेंगे, कैलकुलेशन के बाद इसका आंसर आएगा 0.95। तो एसीडी हमारे पास आया है 0.95। यहाँ मैंने आपके जानकारी के लिए लिख दिया है कि एस डी इज इक्वल टू वेरिएंस का स्क्वायर। ठीक है, नाउ टी के केस में वी हैव फॉर्मूला, दैट फॉर्मूला इज टी इज इक्वल टू डी अपॉन सिग्मा डी और एस ई डी। ठीक, बट अब हमें डिफरेंस कैलकुलेट करना है, अब हमें डिफरेंस कैलकुलेट करना है, डिफरेंस फाइंड आउट करना है। तो इस फॉर्मूले को सिर्फ थोड़ा सा रीअरेंज किया, इसको रीअरेंज करने के बाद अगर मुझे डी की वैल्यू चाहिए तो जाहिर सी बात है कि ये टी के साथ एसीडी मल्टीप्लाई कर जाएगा, मतलब एसीडी अभी यहाँ डिनोमिनेटर में है, जब हम आगे उसको चेंज करेंगे तो न्यूमरेटर में चला जाएगा, और डी का फॉर्मूला हमारे पास आएगा एसीडी इंटू टी। ठीक, जब हमें डिफरेंस 0.05 लेवल पर देखना है, पता करना है, फाइंड आउट करना है, तो टी की वैल्यू जो हमने यहाँ पर निकाल के रखी थी 0.05 लेवल के लिए, वो था 2.12। सो 2.12 हमने ले लिया, और अभी अभी हमने एसीडी यहाँ कैलकुलेट किया है 0.95, वो हमने यहाँ रखा, इसका मल्टीप्लीकेशन किया, इसका उत्तर आता है 2.01। ओके, और 0.01 के लिए ये हम देखे यहाँ पर 2.92 था, वो 2.92 हमने लिया, टी हो गया, एसीडी 0.95 है वो हमने यहाँ ले लिया, कैलकुलेशन किया, 2.77 आया। ठीक है, अब मेरे पास दो उत्तर आ गए हैं, एक है 2.01 और एक है 2.77। ओके, इनके मदद से अब मुझे पता चल जाएगा कि एग्जैक्टली कौन से मीन्स के पेयर के दरम्यान डिफरेंस है। ओके, कहाँ डिफरेंस है वो मुझे अब पता चलने में मदद होगी। तो मैं अगले स्लाइड पे जाता हूं, मैंने जो वहां कुछ कैलकुलेट किया था वो मैंने यहाँ फिर से एज इट इज लाके रख दिया हमारे रेफरेंस के लिए। हमारे स्टडी में जो एग्जाम्पल था, उस एग्जाम्पल में M1 6 है, M2 7 है, M3 3 है, M4 4 है। अब हम क्या करेंगे, ये सारे डिफरेंसेस निकाल लेंगे, हमें 6 बार डिफरेंसेस मिलने वाले हैं, 6 पेयर्स हमें मिलने जा रही है, M1 M2, M1 M3, M1 M4, M2 M3, M2 M4, M3 M4। ठीक, तो इन सब का हम क्या कहेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे। सो वैल्यूज वहां पर हमारे पास है, वो सारी वैल्यूज मैंने यहाँ रखी है, आप आराम से जब इसे देखेंगे आपको हर एक चीज आसानी से मिल जाएगी, कहीं पर कुछ भी ढूंढना नहीं पड़ेगा, मुझे लगता है कहीं पर भी कोई कंफ्यूजन भी नहीं होना चाहिए। तो एक के ऊपर हम बात करके देखते हैं, सिर्फ M1 माइनस M2, तो M1 है हमारे पास 6, M2 है हमारे पास 7, सो 6 माइनस 7 इज इक्वल टू -1। इसी तरीके से हम सब कुछ करेंगे, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी -1, एक डिफरेंस होगा, दूसरा 3, then 2, then 4, then 3, then -1। So total 6 differences we have। Okay, total 6 differences we have। और हमने 0.05 लेवल पर जब कैलकुलेट किया था टी, तो वो होना चाहिए था 2.01। जो डिफरेंस हमें चाहिए वो 2.01 चाहिए, और 0.01 लेवल पर हमें जो डिफरेंस चाहिए वो चाहिए 2.77। अगर इस प्रकार का डिफरेंस ये जिन भी जोड़ियों के मीन्स के डिफरेंस के बीच होगा वो सिग्निफिकेंट होगा, दैट्स इट, वो सिग्निफिकेंट होगा। अब आप पहले केस को कंसीडर करिए, पहले केस में M1 माइनस M2 वो आया है -1, -1 आया है। ठीक है, सो -1 जाहिर सी बात है कि इन दोनों से भी छोटा है। ठीक, हम दूसरे डिफरेंस पे आते हैं, दूसरा डिफरेंस हमारे पास 3 है, सो 3 इससे भी बड़ा है, मतलब 0.01 के डिफरेंस से भी बड़ा है, इसीलिए मैंने उसके आगे लिखा सिग्निफिकेंट एट 0.01 लेवल। जब 0.01 लेवल पे है तो जाहिर सी बात है कि 0.01 लेवल 0.05 लेवल पर वो सिग्निफिकेंट है ही है। अब तीसरे डिफरेंस पे आते हैं, तो वो है 2। 2 तो 0.05 के डिफरेंस से भी कम है, क्योंकि 0.05 का डिफरेंस जो है वो 2.01 है, और यहाँ पर जो डिफरेंस है वो 2 है। सो हमारा कंडीशन ही है कि आवर कैलकुलेटेड मस्ट बी इक्वल टू और ग्रेटर देन टेबल, और ठीक है टेबल वाला। तो ये 2
इससे छोटा होने के कारण ये सिग्निफिकेंट नहीं है, मैंने आगे कुछ नहीं लिखा। ये डिफरेंस 4 है। अब मुझे शायद लगता है बताने की जरूरत नहीं कि ये जो 4 है ये 2.77 से बड़ा है इसलिए 0.01 पे सिग्निफिकेंट है। 3 2.77 से बड़ा है इसलिए 0.01 लेवल पे सिग्निफिकेंट है। -1 इससे भी छोटा है इसलिए कहीं पर भी सिग्निफिकेंट नहीं होगा। सो जो 6 मीन्स की जोड़ियां डिफरेंसेस हमारे पास थे या 6 मीन्स हमारे पास थे, हमने हर एक के दरमियान अंतर ढूंढने की कोशिश की और हमें ये ध्यान में आया कि 6 पेयर में से 3 पेयर के दौरान सिग्निफिकेंट डिफरेंस है। ठीक है। अब मैं आपको, ये तो टेबल हो गया, आपको मैं फिर से पहले वाले टेबल पे लेके जाता हूँ, इस पर। ठीक है। इसमें अगर हम थोड़ा सा एक अंदाज लगाए, ये जो टोटल था पहले इसका 30 है ना, और इसका 35, ये जो डिफरेंस है ये बहुत ही कम है। अगर हम 30 -35 करेंगे तो -5 आएगा, ये बहुत कम है। लेकिन जब 30 से 15 पे जा रहे हैं तो ये डिफरेंस बढ़ गया है, ऑलमोस्ट 15 का डिफरेंस है। जब हम 30 से 20 के तरफ जा रहे हैं तब हम देख रहे हैं कि ये डिफरेंस भी काफी है, मतलब 10 के आसपास ये डिफरेंस है, तो चांसेस यहाँ पर भी सिग्निफिकेंस के होंगे। तो इसके लिए एक ऑब्जर्वेशन ये हो सकता है कि हमें देखना है जो मीन है या जो टोटल हमने की है एक ग्रुप का और दूसरे ग्रुप के इसमें अंतर किस प्रकार से है। अगर वो ज्यादा अंतर नजर आता है तो हम बाद में कह सकते हैं, जैसे कि इस स्लाइड में भी आप देखते हो ना, मीन हमारे पास 6 था, 7 था, 3 था और 4 था। तो 6 और 7 चांसेस बहुत कम है, 6 और 3 चांसेस है, 6 और 4 चांसेस है, 7 और 3 चांसेस है, 7 और 4 चांसेस है, लेकिन 3 और 4 फिर से चांसेस नहीं है। तो यही बात यहाँ पर प्रत्यक्ष रूप से, प्रखर रूप से उभर के आई थी कि पहला क्लोज होने के कारण सिग्निफिकेंट नहीं निकला, दूसरा तो अंतर ज्यादा था सिग्निफिकेंट निकला, तीसरा ठीक था अंतर लेकिन इतना ज्यादा नहीं था इसलिए थोड़े इससे मिस हो गया, अदरवाइज वो भी सिग्निफिकेंट मिल जाता। ये अंतर ज्यादा था सिग्निफिकेंट हुआ, ये भी अंतर ज्यादा था सिग्निफिकेंट हुआ, ये अंतर कम था सिग्निफिकेंट नहीं हुआ। ओके। तो मुझे जो बातें करनी थी आज की क्लास के लिए एनोवा से रिलेटेड वो मैंने कर ली है। किसी का कोई डाउट है तो आप पूछ सकते सर हमने स्टैंडर्ड डिवीएशन विद इन ग्रुप 2.25 लिया है। हैं। हाँ बोलिए बोलिए। सर ये हमारा स्लाइड। स्टैंडर्ड डिवीएशन तो 1.15 है ना। हाँ है ना। पर सर हम शायद से उसमें 2.25 लिया है स्टैंडर्ड डिवीएशन विद इन ग्रुप। नहीं, आप यहाँ देखेंगे उसको अंडर रूट किया है बाद में, ये उसका उसका स्क्वायर रूट निकाला है। अभी आप इसी की बात कर रहे थे। जी सर, या ऊपर सर लिखा हुआ था ना स्टैंडर्ड डिवीएशन। अच्छा ठीक है। हाँ, तो उसका हमने स्क्वायर रूट निकाला, ये वाली जो वैल्यू थी ना, इसमें इसमें जो ये वैल्यू थी, हम चाहे तो डायरेक्ट एचडी लिख सकते थे, उस स्क्वायर रूट निकालने की जरूरत नहीं थी, लेकिन फार्मूला में हमें उस तरीके से दिया तो हम इस तरीके से भी कर सकते हैं। और फर्दर अंडरस्टैंडिंग के लिए भी जरूरी है ना कि ये कहाँ से आया 1.15। ठीक है सर। हाँ। ओके, कोई और डाउट? सर अगर नहीं, मुझे वो हाँ बोलिए। सर मुझे वो विद इन ग्रुप और बिटवीन ग्रुप समझ में नहीं आया। ओके, विद इन ग्रुप और बिटवीन ग्रुप के लिए मैं एक काम करता हूँ, एक और जो हमने इसके पहले किया है उसके तरफ मैं जाता हूँ, दैट इज मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी। यहाँ आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ये देखिए, वेरिएशन और वेरिएबिलिटी ये दो प्रकार की है। बिटवीन को ही हम अमंग कहते हैं, और विद इन। अब विद इन क्या और बिटवीन क्या? बिटवीन मैंने कहा कि दो से ज्यादा, मुझ में और आप में मतलब बिटवीन, मेरे ही अंदर मतलब विद इन, आपके ही अंदर मतलब विद इन, है ना। एक ग्रुप है तो विद इन, दो से ज्यादा ग्रुप है तो बिटवीन। ठीक। अब इस यहाँ पर आप आइए तीसरे, इसमें इस स्लाइड पे आप सब लोग गौर करिए, आप लोगों को फिर समझ में आ जाएगा। बिटवीन और अमंग वेरिएशन इज स्टडीड विद द हेल्प ऑफ मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। इसमें हमने 3 ग्रुप लिए हैं, ए बी सी, तीनों ग्रुप डिफरेंट है। ठीक है। एक में डेटा है 10 12 14 16 18, इसका मीन निकाला 14 है।
दूसरे में 4 डेटा 0 है और एक 70 है, लेकिन जब मीन निकल रहा है तो ये 14 आ रहा है। तीसरे में आप देखते हो कि चारों स्कोर एक है, जब इसका मीन निकलता है तो वो भी 14 आता है। सो हियर मीन ऑफ ऑल थ्री ग्रुप्स इज सेम, तीनों ग्रुप का जो मीन है वो सेम है, देयरफॉर देयर इज नो डिफरेंस अमॉन्ग थ्री ग्रुप्स, तीनों में कोई भी अंतर नहीं है, राइट, क्योंकि 14 14 14 आया। हाउएवर डेटा इंडिकेट द डिफरेंस विद इन दिस ग्रुप्स, लेकिन लेकिन तीनों में चूंकि तीनों का मीन डिफरेंट है, सॉरी सेम है, इसीलिए बिटवीन अंतर, बिटवीन डिफरेंस तो कुछ नहीं आया, है ना, बिटवीन कुछ नहीं आया। लेकिन आप विद इन देख सकते हो, विद इन 10 12 14 16 18 ये पास 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 है, लेकिन एक एक ऑर्डर में है, एक इंक्रीमेंटल ऑर्डर में है। आप दूसरे में पाते हैं कि चार स्कोर तो 0 है और एक एकदम से 70 आ गया, बहुत ज्यादा वेरिएशन है 0 से लेके सीधा 70 तक। और सी में आप देखते हैं कि इसमें वेरिएशन ऑलमोस्ट है ही नहीं, ऑलमोस्ट क्या वेरिएशन है ही नहीं, क्योंकि चारों पांचों स्कोर एक ही है। यहां पर आपको ये ध्यान में आ जाएगा कि विद इन वेरिएशन अमॉन्ग द ग्रुप, हमने बिटवीन का देख लिया, अब विद इन का, देर इज वेरिएशन विद इन विद इन द ग्रुप्स, सी इज होमोजीनियस, ये जो हमारा सी है वो होमोजीनियस है, बी इज हेट्रोजीनियस, बहुत ज्यादा हेट्रोजीनियस है, और स्प्रेडनेस ऑफ द स्कोर्स, बी हैज हाई वेरिएशन, बी में बहुत ज्यादा वेरिएशन है क्योंकि सबसे छोटा स्कोर 0 है और सबसे बड़ा स्कोर 70 है। बी हैज हाई वेरिएशन एंड सी नो वेरिएशन, सी में कोई वेरिएशन नहीं क्योंकि सारे के सारे जो स्कोर है वो एक जैसे ही है। दिस विद इन वेरिएशन ऑफ द ग्रुप्स कैन बी स्टडीड विद द हेल्प ऑफ मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी। तो इसी कंसेप्ट का जो इस्तेमाल है वो इस्तेमाल हमारा इस केस में हुआ है। सो आई होप क्लियर हो गया होगा। यस सर। ओके, और कोई डाउट किसी का? गुड मॉर्निंग सर। हाँ, एक जन बोलिए कोई। हाँ, सर जो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 0.01 एंड 0.05 कैसे लेते हैं? ये मैंने पहले क्लास में बता दिया, आप लास्ट क्लास में नहीं थे? जी सर थी। हाँ, तो उसमें तो डिटेल बता दिया ना कि टू टेल्ड है तो हमको 0.05 और 0.01 लेना पड़ेगा, और वन टेल है तो 0.10 होता है एंड 0.20 होता है ना, 0.02 एंड 0.10। तो उसके बारे में हमने लास्ट क्लास में चर्चा की थी। ओके सर। हाँ, सर वो 2.25 का स्क्वायर रूट 1.5 है, 1.15 लिखा है। 1.5 है। हाँ 15 15 225, एक मिनट में भी कैलकुलेट करता हूँ, हो सकता है गलती उसमें। 1.5 है ना, 2.25 का। हाँ 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 हाँ, क्योंकि हाँ 15 जो होता है, 15 का क्या बोलते हैं, वो तो 225 होता है। यू आर राइट। सो दिस शुड बी 1.5, राइट, 1.5, फाइन। अब इसके चलते हुए अगर ये 1.5 हो जाता है तो क्या हमें इधर फर्क, यहाँ पर भी कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे, खास करके ये वाले में, क्योंकि हमने यहाँ क्या लिया है, इसको थोड़ा सा कैलकुलेट करके देखना पड़ेगा, ये 0.95 आता है क्या? सो वन, एक सेकेंड में कैलकुलेट करता हूँ इसको, या आप लोगों के पास है तो आप भी करके देख सकते हैं। दैट इज 0.2 प्लस 0.2, एक मिनट, 0.2 प्लस 0.2 दैट इज 0.0, और सॉरी 0.4, इसका हम स्क्वायर रूट निकालेंगे। स्क्वायर रूट निकालने के लिए फंक्शन मेरे इसमें है, ठीक है। 0.4, ये आता है 0.63, ओके, 0.63 इंटू 1.5, 0.948, ओके ओके। वहां लिखने में जरूर गलती हुई है, लेकिन कैलकुलेशन करते समय 1.5 को ही कंसीडर किया क्योंकि इसका आंसर 0.95 आ रहा है। फाइन, थैंक यू। सर लास्ट क्लास को लेके एक डाउट था।
हम्म। लास्ट क्लास को लेके एक डाउट था सर, वो पूछूं क्या? ठीक है, पूछिए। हेलो हाँ, पूछिए पूछिए। सर, लास्ट क्लास में आपने बोला था जो डिपेंडेंट मेन है वो जो है नोन एज वन टेल्ड टेस्ट होगा, तो इसका मतलब सर ये हुआ कि जहाँ डिपेंड होगा वहाँ सिर्फ सिर्फ वन टेल्ड होगा, वो टू टेल्ड क्यों नहीं होगा? क्योंकि उसमें एक ही ग्रुप के बारे में हम बात कर रहे हैं ना, हमारे स्टडी में एक ही ग्रुप होता है, वो प्री टेस्ट में भी वही ग्रुप रहता है, बाद में हम ट्रीटमेंट करते, पोस्ट टेस्ट में भी हम उसी ग्रुप को कंसीडर करते, मतलब एक ही तरफ की बात को हम कंसीडर कर रहे हैं। और जहाँ पे दो ग्रुप्स होते हैं उस केस में हम टू टेल्ड की बात करते। नहीं सर, जैसे मतलब ये रिजल्ट का रहता है ना सर कि एक पहले रहेगा कुछ वैल्यू फिर बाद में आएगा, तो वो जो मतलब एक प्रकार से बढ़ सकता है और घट सकता है, जब दोनों तरफ के चांसेस रहेंगे तो सर वो वन टेल्ड कैसे होगा? मतलब वन टेल्ड का मतलब तो यही होता है ना कि सिर्फ एक डायरेक्शन में रहेगी कोई भी चीज। हम्म। नहीं तो नहीं, सर एक जब डायरेक्शन को, एक डायरेक्शन को हम कंसीडर करते हैं, जो एनपीसी हमारे पास होता है उसका आधा पोर्शन हम कंसीडर करते हैं। तो सर एक डायरेक्शन वो या तो इंक्रीज है या डिक्रीज है, तो यहाँ पे तो सर फिर ऐसा फिक्स तो है नहीं कि किस डायरेक्शन में जा रहा है, क्योंकि बिल्कुल। पॉसिबिलिटी तो दोनों है। बिल्कुल जब पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी। बिल्कुल, तो आपका फिर सर कहना उसको सही वन है। टेल्ड क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि वहां पर हम लोग एक ही ग्रुप ले रहे हैं, और एक ग्रुप जब भी हमारे पास होगा तब हम पूरे मतलब देखिए, मैं एक बार फिर आपको बताता हूँ, जब हमारे पास दो ग्रुप है मतलब डिपेंडेंसी बिल्कुल नहीं है, दोनों इंडिपेंडेंट हो गए। और इंडिपेंडेंट होने के कारण हमें स्टैटिस्टिक्स यही बताता है कि हमको वहां पर टू टेल को कंसीडर करना है। और जब एक ही ग्रुप होगा उस समय उनकी डिपेंडेंसी आपस में होगी, उनका उनका आपस में रिलेशन होगा। उस केस में हमें यही बताया जाता है कि हमको केवल हाफ पोर्शन कंसीडर करना है, मतलब वन टेल्ड कंसीडर करना है, वो डायरेक्शन की बात नहीं कर रहे उसमें। अच्छा, मतलब सर ऐसा फिक्स होता है? क्योंकि मैं सर ये बोल रहा हूँ कि अगर डिपेंडेंट है तो डिपेंडेंट में भी तो दोनों पॉसिबिलिटी है ना। हाँ, पॉसिबिलिटी दोनों है ना, लेकिन वो डायरेक्शन की बात नहीं कर रहे, केवल पूरे एनपीसी को कंसीडर करने के बजाय उसके 50% या हाफ पोर्शन को कंसीडर करने के लिए बोल रहे इसका मतलब सर सिर्फ कैलकुलेशन में जो वन टेल्ड के लिए करते हैं वो उस तरीके से करेंगे, हैं। बिल्कुल। बाकी डायरेक्शन अलग है इससे। हाँ हाँ। ठीक है सर। ओके, थैंक यू। सर जब हम रिसर्च में ये सारे जितने भी हम टेस्ट कर रहे हैं ये हाइपोथेसिस टेस्टिंग के लिए कर रहे हैं, तो जब हम खुद रिसर्च कर रहे होंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमें हाइपोथेसिस टेस्टिंग के लिए कौन सा टेस्ट यूज करना है? कौन सा टेस्ट? क्योंकि मतलब सर हम्म, जैसे टी टेस्ट, एनोवा टेस्ट, एनोवा टेस्ट और काई स्क्वायर टेस्ट, ये सारे टेस्ट हैं, तो ये सारे हाइपोथेसिस टेस्टिंग के लिए हैं। तो जब मैं खुद से रिसर्च करूंगी तो मैं कैसे डिसाइड करूंगी कि मुझे कौन सा टेस्ट यूज करना है हाइपोथेसिस टेस्ट के लिए? राइट राइट राइट, बिल्कुल आपका कहना सही है। आ, आपको फर्दर किसी क्लास में इसके ऊपर बात हो गई होगी, नहीं होगी तो पहले उसके ऊपर बात होनी चाहिए, वो बात करना जरूरी होगा। देखेंगे किस यूनिट में वो है। पैरामेट्रिक एंड नॉन पैरामेट्रिक, इन दोनों कंसेप्ट को सबसे पहले हमें समझना है। स्टैटिस्टिक्स जब शुरुआत होता है वो डिस्क्रिप्टिव और इन्फरेंशियल, इस तरीके से उसके दो पार्ट बनते हैं, एक तो होता है डिस्क्रिप्टिव, दूसरा होता है इन्फरेंशियल। इन्फरेंशियल में फर्दर पैरामेट्रिक एंड नॉन पैरामेट्रिक के बारे में बात होती है। सो पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक को समझने के लिए फिर से हमें स्केल्स ऑफ मेजरमेंट को समझना होता है। कभी मैंने इसके ऊपर बात की है लास्ट ईयर की क्लास में आपके साथ, स्केल्स ऑफ मेजरमेंट? कभी बात हुई है इसके ऊपर? नो सर। नहीं। नहीं। ठीक है, अब बात कब कर पाऊंगा पता नहीं, बट आप अगर YouTube पे मेरे चैनल में देखते हो, मेरा एक चैनल स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड है, एजुकेशनल स्टैटिस्टिक्स करके, उसमें मैंने एक पूरा लेक्चर मेजरमेंट स्केल के ऊपर रखा है। उस लेक्चर में आपको काफी क्लैरिटी मिलेगी, क्योंकि वो भी एक बड़ा विषय है, पूरा एक क्लास उसके लिए लगेगा। फिर भी मैं नटशेल में आपको बताता हूँ। जहां जो हमारे पास डेटा है, ये डेटा जब इंटरवल और रेशियो स्केल में होता है तब हम पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स के तरफ जाते हैं। और जब डेटा जो हमने प्राप्त किया है वो हमारा शुरुआत का नॉमिनल एंड ऑर्डिनल स्केल के रूप में होता है। जैसे हम इंसानों को अगर ब्रॉडली दो भागों में बांटे या दो पार्ट में बांटे, एक मेल और दूसरा फीमेल,
ठीक है, या फिर तीसरा थर्ड जेंडर हम कहते हैं। सो 3 पार्ट में हमने ये किया। ओके, तो इसको हम क्या कर रहे हैं, हम केवल आइडेंटिफिकेशन के लिए 3 पार्ट में इनको डिवाइड कर रहे हैं। अगर हम किसी व्यक्ति की बात करते या पुरुषों की बात करते, पुरुषों को मान लो सभी का एज 20+ है, उन जो भी हमारे स्टडी में पुरुष है उनका सबका एज 20+ है, और लगभग 50 लोग हमारे स्टडी में है। हम क्या करना चाहते हैं, हम कोई ऐसी स्टडी करना चाहते हैं जो स्टडी हमें ये बता रही है कि इन व्यक्तियों को आपको अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड करना है। सो अलग अलग कैटेगरीज में जब डिवाइड करना है, तब हम क्या कर सकते हैं, उसमें से एक कैटेगरी ले सकते हैं मैरिड, दूसरा अनमैरिड, तीसरा मैरिड बट डिवोर्सी, चौथा क्या क्या कहते हैं, विडो, है ना, विडोअर। तो ऐसे 4 कैटेगरी के लोग हमारे स्टडी में हो सकते हैं, और हम आगे देखना चाहते हैं कि इन 4 बातों की वजह से उनके ऊपर किसी पर्टिकुलर चीज का कोई असर है या नहीं। तो इस प्रकार की जो चीजें हम ऐसे जगह से जब हम डेटा कैलकुलेट करते हैं, यहाँ नॉन पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स लगता है। और नॉन पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स है, उसमें काय स्क्वायर आएगा, और भी बहुत सारे स्टैटिस्टिक्स उसमें आता है। सिगमंड क्या बोलते हो, फ्राइडमैन्स टेस्ट उसमें आती है, विल्कॉक्सन टेस्ट उसमें आएगा, बहुत बड़ा और स्टैटिस्टिक्स उसमें, साइन टेस्ट है, मीडियन टेस्ट है। और जब पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स पर आते हैं, मैंने जैसे कि कहा, जहां इंटरवल स्केल और रेशियो स्केल का सिंपल मतलब है, मैं केवल आपको अभी रेशियो स्केल का बता के रुकता हूं। मेरे पास 1 kg शुगर है और आपके पास 2 kg शुगर है, तो क्या मैं कह सकता हूं कि आपके पास मेरे पास से 2 गुना शुगर है? मैं कह सकता हूं, ठीक है। मेरे पास 1 kg है और आपके पास 4 kg है, तो आपके पास मेरे से 4 टाइम्स ज्यादा है, ठीक। ये जो उदाहरण हुआ ये रेशियो का। मैं थोड़ा सा उसके पहले टेस्ट पर आता हूं, जो टेस्ट कहलाती है इंटरवल स्केल। इंटरवल स्केल में स्केल का उदाहरण होता है खास करके जो थर्मामीटर। अब थर्मामीटर में जो 5 डिग्री टेम्परेचर है, और थोड़ा आगे बढ़ते तो 10 डिग्री हो जाता है, तब क्या हम कह सकते हैं कि ये जो 10 डिग्री टेम्परेचर, ये 5 डिग्री टेम्परेचर से ट्वाइस गर्म है? कैन वी से दैट? कोई बोलेगा? नो। नो, वी नो कैनॉट, सर। वी कैनॉट से, है ना, हम नहीं बोल सकते। अच्छा, ऐसे ही क्या होता है कि हर स्केल की अपनी खासियत है। मैं एक अलग से लेक्चर उसके ऊपर लेता हूँ, फिर आप लोगों को ज्यादा क्लैरिटी होगी। ओरिजिनली स्टैटिस्टिक्स की शुरुआत ही स्केल्स ऑफ मेजरमेंट से होती है। उसके ऊपर जिसकी जबरदस्त पकड़ है, उसको रिसर्च करते समय ये समझ में आएगा कि उसने जो डेटा गैदर किया है, वो डेटा पर्टिकुलर किस स्केल पर गैदर किया है। क्या वो ऑर्डिनल है, क्या वो इंटरवल पे है, क्या वो रेशियो पे है, क्या वो नॉमिनल है। सो नॉर्मली नॉमिनल, ऑर्डिनल, इन 2 जगह पे केवल और केवल नॉन पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स लगता है, और जैसे हम इंटरवल और रेशियो की तरफ बढ़ते हैं तो पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स लगता है। तो आपका जो सवाल था, आप इस तरीके से आगे निर्धारित करोगे कि आपका डेटा कौन से स्केल के आधार पर कलेक्ट किया गया है। ओके, जी सर। ठीक है।